दर्शकों को स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। अवैध शराब व मादक पदार्थों के विक्रय के विरोध में कांग्रेसियों ने आबकारी अधिकारी का जलाया पुतला, कांग्रेसी रहे मौजूद। डीजे संचालकों की आवश्यक बैठक रखी गई। सिटी कोतवाली में डीजे संचालकों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश, प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह पहुंचे सिरोंज क्षेत्र के कई गांवों में आंगनबाड़ी व स्कूलों की व्यवस्थाओं के जाने हाल, स्कूली बच्चों से किया संवाद। अब खबर विस्तार से। विदिशा जिले के अंतर्गत अवैध शराब और मादक पदार्थों के विक्रय के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा आबकारी अधिकारी का पुतला जलाया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी, अरुण अवस्थी सहित कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के अंदर शराब माफियों का इतना आतंक है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में पूरे प्रदेश ही नहीं, विदिशा जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में, उनके द्वारा उनके पैसों से पूरे जिले में अवैध रूप से दारू की इसका उदाहरण स्टेशन पे जनपद में अध्यक्ष और एक शराब कंपनी के द्वारा उनकी लाठीचार्ज हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या उन दोनों की मिली भगत नहीं थी? दारू में दिक्कत थी, अवैध बिक्री में दिक्कत थी और उसको लेकर उनकी मार कुटैया हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मीडिया से भी सम्मान करना चाहता हूँ कि आप भी जनता के सामने अपनी बात रखें। कौन सा आएगा? आबकारी अधिकारी होश में, आबकारी अधिकारी होश में, जिला प्रशासन होश में आओ। उमंग भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिद्धू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शराब बिक्री पर बंद हो, अरे अवैध शराब बिक्री बंद हो, मादक पदार्थों की बिक्री बंद हो, आबकारी अधिकारी होश में आओ, उत्तर प्रदेश सरकार होश में आओ। भाजपा सरकार की कथनी और करनी में यही अंतर है। वो दिखाते हैं, जैसे कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरी। यही इनकी कथनी और करनी है। इनके सारे नेता, बड़े से बड़े नेता, वरिष्ठ नेता अवैध शराब बिक्री में संलिप्त हैं, पैसे कमा रहे हैं। वो उसी का कारण था। इसी माधवगंज चौराहे पर पिछले दो दिन पहले जो झगड़ा हुआ था, तो शहर का माहौल खराब हुआ था। उसका कारण भी अवैध शराब बिक्री। जिस तरह से भाजपा शासन और प्रशासन मिलकर साठगांठ कर अवैध मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है। शहर में आप किसी भी चौराहे पर चले जाइए, स्कूल कॉलेजों के आसपास चले जाइए, पुड़ियाँ बिक रही हैं, पाउडर बिक रहा है, कोकीन बिक रही है, शराब अवैध रूप से बिक रही है। मैं भाजपा के सभी वरिष्ठ नेताओं से, जिले के नेताओं से और सभी अधिकारियों से तो ये आगाह करना चाहता हूँ और उनसे निवेदन भी करना चाहता हूँ, इस अवैध रूप से शराब बिक्री और अवैध मादक पदार्थों को जल्द से जल्द रोकिए, नहीं तो कल को आपके बच्चे भी, हमारे बच्चे भी इनके आदी होंगे और आपका वो पैसा जो अवैध
अवैध रूप से पैसा कमा रहे हो वो आपके काम नहीं आएगा। जिस तरीके से अवैध दारू का बिक्री हो रही है पूरे जिले के गांव में, दारू के जहां ठेके दिए गए हैं हमें उनसे आपत्ति नहीं है। शासकीय जहां ठेके हैं, जहां दुकानें खुली गई हैं, वहां पर दारू बिक्री हो, टाइम लिमिट में हो, समय पे दुकान खोले, समय पे दुकान बंद हो। रेट जो मध्य प्रदेश सरकार ने तय किए उन रेटों से ज़्यादा में दारू बिक रही है। अवैध दारू पूरे मध्य प्रदेश के नहीं, पूरे विदिशा जिले के अंदर किराने की दुकानों पर तक दारू बिकने लगी। ये बड़ा शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में विदिशा जिले में दारू का अवैध धंधा चल रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। कौन सी बात कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में शराब बिक रही है, अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग पिट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हिस्सेदारी है, पैसे का लेन देन है। अगर लेन देन नहीं होगा तो लड़ाई क्यों होती? भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है, अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, एक केस नहीं बनाते हैं। अवैध दारू के कितने केस बनाए गए, वर्षों से जहां अधिकारी जमे बैठे हैं। अवैध जो शराब बेच रहे हैं ठेकेदार, उनके खिलाफ तो आपकी आवाज ही नहीं निकल रही है, क्या बात है? मैं ठेकेदारों के खिलाफ ही आवाज उठा रहा हूँ। नहीं, आपने अभी रंगशाही जी का पुतला जलाया ना कि ठेकेदार का? ठेकेदार ने ठेका लिया है। अगर जो अधिकारी अगर उसमें मिली भगत करके दारू नहीं बिकवाएगा, ठेकेदार अपनी दुकान के लिए लॉटरी में ठेका लिया, उसका हम पुतला सिर्फ इस बात का जला रहे हैं अधिकारी का कि तुम उनको संरक्षण दे रहे हो। आपका नियम है कि 12 बजे आपको दुकान खुलवा रहे हो, आप उसमें केस बनाइए जो टाइम लिमिट है। अगला कदम हम अधिकारी के कार्यालय का तालाबंदी करेंगे। पूरे जिले के अंदर ब्लॉक मुख्यालयों पे जितनी दारू की दुकान है उनके सामने हम पुतला दहन करेंगे। दारू तो ठीक है, पाउडर भी बिक रहा है, ड्रग्स बिक रही है विदिशा में। मैं आपसे कह रहा हूँ जो चीज हो सकती है, जो मादक पदार्थ हो सकता है, हम विदिशा को धार्मिक नगरी बनाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दारू बिकवा रही है। आपका आरोप है 300 गाँव में शराब बिक रही है। जी, कितने गाँव बिक रही है? 300 से 350 गाँव है। 300 गाँव की लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ जहाँ अवैध दारू बिक रही है। विदिशा के अंदर आप देख लीजिए, 9 बजे के बाद में आम आदमी विदिशा का सुरक्षित नहीं है। आप देखोगे दारू पीकर हर ढाबे पे, हर होटल में, किराने की दुकान, गुमटी, जहाँ देखो वहाँ दारू का चारों तरफ। शहर में करीब 200 से अधिक डीजे संचालक हैं। डीजे शादी विवाह में तेज आवाज में बजाए जाते हैं, जो कि हृदय रोगियों के लिए घातक है और बीपी भी बढ़ जाता है। वहीं स्कूलों में परीक्षाएं भी चल रही हैं, विद्यार्थियों को अध्ययन में परेशानियां पैदा होती हैं। कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाएं भी होना है। उसी को लेकर सिटी कोतवाली में डीजे संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई और डीजे संचालकों को आवश्यक हिदायत भी दी गई। इस मौके पर एसडीएम क्षितिज शर्मा, एडिशनल एसपी व टीआई सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आप लोगों को मालूम है कितना साउंड करता है आपका डीजे? मतलब मालूम, साउंड की कैपेसिटी मालूम है किसी को? नहीं मालूम कितने डेसिबल ऑपरेटर्स को उनको हटाया, कहीं 4 की जगह 2 कर लो, 6 की जगह 1 लगा लो। इस टाइप से जो बातें आपने पिछले में देखी होगी काफ़ी, सबसे नीचे सभी पड़ा है। अभी एक बच्ची की डेथ हुई जो कि बहुत नेशन वाइड बहुत भयंकर वायरल हुआ विदिशा का, कि बच्ची डांस कर रही थी, उसको भी इससे जोड़ा गया कि हाई साउंड से वो आपके मतलब मजे में खलल ना आए, है ना? तो उसका साउंड कम कर लें और हम डेसिबल मीटर में चेक भी करा देंगे। और ये कागज़ इसकी आप लोग कॉपी का ले लो और उसको कर लें अपन। क्या उद्देश्य था सर? ये आज एक बैठक थाना कोतवाली परिसर में बुलाई गई थी, जिसमें डीजे संचालक सभी पूरे शहर के बुलाए गए थे। इस बैठक में एसडीएम साहब, सीएसपी साहब, हमारे दोनों शहर के टीआई जवान थे और बड़ी संख्या में जो डीजे संचालक हैं सभी आए थे। मुख्यतः जो मुद्दा था वो ये था कि अभी जो शादियों का सीजन चल रहा है और अन्य जुलूस वगैरह में जो डीजे बजाए जाते हैं उसमें बड़ी तेज ध्वनि का उपयोग किया जाता है। इस संबंध में 163 BNSS या जो पुराना जैसे कि 144 हम धारा बोलते थे, उसमें तहत कलेक्टर साहब ने प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी कर दिया है। उसमें निर्धारित कर दी गई इंडस्ट्रियल एरिया में, साइलेंट जोन में और कमर्शियल एरिया में और रेजिडेंशियल एरिया में क्या ध्वनि की विस्तार की सीमाएं रहेंगी। वो डेसिबल जो रहेगी उसके लिए डेसिबल मीटर भी पुलिस ने बना लिया चेक करने के लिए। तो कल रात में कई बड़ी संख्या में शादियां थी और इन शादियों के दौरान बड़ी संख्या में डीजे बज रहे थे। उसमें से अधिक ध्वनि पर पाए जाने पर 4 डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई, डीजे गाड़ियाँ जब्त की गई।
उनको मीटिंग लेके बताया गया है कि ऐसी स्थिति नौबत ना आए, इसके लिए पहले से ही वो सुनिश्चित रहें। उन सबको हम लोगों ने 140, 163, 144 जिसको हम बोलते हैं, उसकी धारा का जो आदेश है वो भी दे दिया है सभी को बता दिया है कि आज से डेसिबल मीटर से जो चेक की जाएगी ध्वनि, और उसमें फिर सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। वो अवेयर रहें और किसी प्रकार से भी ध्वनि विस्तारकों का मिसयूज ना हो। 10 बजे के बाद कोई भी ध्वनि विस्तारक का उपयोग रोड पर नहीं किया। निश्चित तौर पर ये परीक्षाएं हैं और बच्चे परेशान होते हैं, बुजुर्ग परेशान होते हैं, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है वो परेशान होते हैं, और कई सारी शिकायतें इसमें आती हैं। जैसे ही लोग ये निकलना शुरू करते हैं, बहुत सारे फ़ोन पुलिस के पास आते हैं, तो निश्चित तौर पर आप सख्त कार्रवाई करेंगे। डीजे की गाड़ियां जब्त होंगी, FIR होगी कमर्शियल ऑफेंस में, और फिर उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उनको आज पहले सचेत किया गया है कि आइंदा ऐसा ना हो, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद प्रतिनिधि शुक्रवार की शाम को अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर नगरपालिका पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि नगरपालिका CMO को पत्र देना चाहा कि उन्हें नगरपालिका कार्यालय में बंदूक लाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने बताया कि उनके वार्ड में स्थित शराब दुकान का उन्होंने विरोध किया था, उन्हें खतरा है। जिस तरह माधवगंज पर मारपीट का मामला प्रकाश में आया था, वहीं काकपुर में महंगी शराब का सवाल करने पर आम आदमी को पीटा था, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से बंदूक रखने की मांग की है और कलेक्टर को भी पत्र देने की बात कही। मैं आपका, और अभी नगर पालिका में आप बंदूक लेकर आए हैं, क्या मामला? भाई साहब, मेरा नाम अखिलेश राजपूत है। मैं वार्ड नंबर 7 से पार्षद प्रतिनिधि हूँ, और आज मैं बंदूक लेकर इसलिए आया था कि माननीय CMO साहब को सूचना देना थी। विदिशा में जिस तरह का माहौल है, अभी हाल ही में आपने देखा ग्यारसपुर जनपद अध्यक्ष के ऊपर जानलेवा हमला हुआ शराब कंपनी के गुंडों द्वारा, और मेरे वार्ड में भी मंडी रोड पर शराब की दुकान है। मैं कई बार उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन कर चुका हूं, और नगरपालिका सरकारी कार्यालय है और मैं पार्षद पति हूं, तो जनता के शासन की योजनाओं से अंतर्गत जो भी काम होते हैं उसके लिए मेरा डेली सरकारी कार्यालयों में आना जाना होता है। उसी क्रम में आज मैं सूचना देने आया था माननीय CMO साहब को, माननीय जिला कलेक्टर महोदय को और माननीय सिटी कोतवाली TI साहब को। मैं आवेदन भी मैंने टाइप करा है, आवेदन दूंगा कि शस्त्र लाइसेंस मेरा अपना खुद का है, मेरे नाम से है, मुझे इसको परमानेंटली टांगने की परमिशन दी जाए। कहीं ना कहीं भय का माहौल है हमारे अंदर, और मेरी उनसे वैसे भी कई बार मैं उनके विरोध में काम कर चुका हूँ, आंदोलन भी कर चुका हूँ, ज्ञापन भी दे चुका हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे डर है, इसलिए मैं बंदूक की परमिशन लेके सरकारी कार्यालयों में आने जाने की परमिशन चाहता हूँ शासन से। बिल्कुल भाई साहब, इस समय शराब दुकान के कारोबारियों द्वारा, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे आम आदमी हो, महंगे रेट पर शराब का विक्रय किया जा रहा है। अगर उनसे जाके कोई जो प्रिंट रेट है उस रेट की बात करता है तो वो निश्चिंत डायरेक्ट मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। कल काकपुर में भी बेहद दुखद घटना हुई, बघेल समाज के एक व्यक्ति को लाठी डंडों से मारा है। हमारी जनप्रतिनिधि सरकार हमारी है, सत्ता हमारी है, उसके बावजूद भी हमारे ग्यारसपुर जनपद अध्यक्ष पति को इतनी बेरहमी से पीटा कि मेरे ख्याल से उनके 7, 8, 10 टाँके भी आए हैं। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसे गुंडों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस शराब दुकान के ठेकेदार का ठेका निरस्त किया जाए। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह सिरोंज तहसील के कई गांवों में पहुंचे, जहां शासकीय योजनाओं व कार्यक्रमों के अलावा निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लिया। उनमें से ग्राम धेरीपुरा में आंगनबाड़ी केंद्र का, ग्राम मुडरा बागल में निर्माण कार्यों का, ग्राम यूसुफपुर में शासकीय शाला व पौधारोपण कार्यक्रम सहित अन्य स्थानों पर गए। कलेक्टर ने स्थानीय नागरिकों से संवाद कर क्षेत्र के हालचाल जाने, वहीं स्कूल और आंगनबाड़ी के संचालन की व्यवस्थाएं भी देखी और स्कूली छोटे बच्चों से संवाद भी किया। घर में तो नहीं कराते? नहीं, घर में बहुत रिस्क है ना। और स्वास्थ्य विभाग के कैंप वगैरह लगते हैं, टीके वीके यहाँ बच्चों के हो रहे हैं। इसलिए नहीं कि मतलब मैं पूछ रहा हूँ, नहीं होता है तो बताइए, सही कराएंगे। बिल्डिंग की सर, जहाँ भी बन जाती है बिल्डिंग, क्या की बिल्डिंग? स्वास्थ्य विभाग की। अच्छा, उस स्वास्थ्य हो गया ऐसा क्या? बनेगा खेलने में बताओ, बाकी भी बताओ सर को। खेलने में आता है ना?
उल्लास भारत साक्षात्कार योजना के अंतर्गत आगामी समय में ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा या ऐसे लोगों की परीक्षाएं होंगी जो साक्षर नहीं हैं। इस संबंध में जानकारी दी गई। जी, मेरा नाम बलभद्र सिंह मीणा है। मैं बीआरसी जनपद शिक्षा केंद्र विदिशा में सदस्य हूँ। ये जो शिक्षा उल्लास भारत बोलता है, ये इसमें योजना का ये उल्लास नव भारत साक्षरता प्रोग्राम है जो 2027 तक आयोजित किया जाना है, जिसमें ऐसे लोगों को सम्मिलित किया जाना है जो औपचारिक शिक्षा से वंचित हैं, जो 18 वर्ष से अधिक आयु वाले, उसमें कोई भी किसी भी उम्र के हो सकते हैं। इसमें ऐसे लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़ गए हों, लंबे समय से उन्होंने शिक्षा से वंचित रहे हों, या इनके डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए हों, और जो बिल्कुल पढ़े लिखे ना हों, उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। कब से कब होगा? ये इसकी जो परीक्षा 16 तारीख को आयोजित की जा रही है। इसमें लगभग हमारे 325 केंद्र बनेंगे, जिसमें लगभग 16,773 के करीब परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे, और इनके लिए कोई समय निश्चित नहीं है, पूरे समय कभी भी आकर अपनी परीक्षा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या साक्षरता से सारे ध्यान में लेके आना है? हाँ, इनके लिए मतलब जो अपनी औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उनके लिए उसमें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो अपनी अपेक्षित दक्षता पूरी कर लें। जिला स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर CMHO मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपाया, अपनी समस्याएं सुनाई और अवकाश पर जाने की बात भी कही। नाम मोहित राव है। मैं ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज किस तरीके की मांग की गई? दोस्त मोबाइल निकाल। हम लोग यहाँ सभी पूरे विदिशा के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अपनी कुछ मांगे हैं जिनके लिए हम एकत्रित हुए हैं, जिसमें सबसे पहला मुद्दा है हमारा उज्जैन जिले में हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की सेवा समाप्ति कर दी गई है वहाँ के CMHO सर के द्वारा, तो उसके संबंध में भी हम ज्ञापन प्रेषित करने आए हैं। और दूसरा ये है कि विदिशा जिले में केवल CMHO महोदय द्वारा सिर्फ CHO के लिए सार्थक ऐप से अटेंडेंस के लिए आदेशित किया गया है, जबकि फील्ड में और भी स्टाफ है उनको भी। और दूसरी चीज़ हम उसका इसमें ये बोलते हैं कि भाई जैसे कि हमारे और भी काम, अगर अकेला CHO सिर्फ अगर एक संस्था पे ही बैठा रहता तो हम मान सकते थे कि उसको लगाना संभव था, किंतु हमको फील्ड में भी जाना रहता है, हमारी VHND रहती है, उसके अलावा हमारी विजिट रहती है, क्लिनिक भी हमको ऑर्गेनाइज करना रहते हैं। हमारे अंडर में एक गांव नहीं रहता, कम से कम 10 से 11 गांव रहते हैं एक सब सेंटर में, तो वहाँ पे कहीं पे नेटवर्क की समस्या भी रहती है, जिस वजह से सार्थक ऐप से उपस्थिति लगाया जाना संभव नहीं है। उसी के संदर्भ में हम सब यहाँ पे पूरे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा एकत्रित हुए हैं। लगभग कितनी संख्या होगी? हमारी लगभग 170 के समथिंग संख्या है अभी इस समय यहाँ उपस्थित हुए हैं। रजनी यादव CHO। किस तरह की समस्या है आपकी और क्या मांग है, किससे मांग है? हम लोगों की CMHO सर से एक ही मांग है। एक तो हमारे जो मतलब इग्नोर के जो CHO को निलंबित किया गया है उसके संबंध में भी हम ज्ञापन देने आए हैं, और दूसरा हमारा ये है जो सार्थक अटेंडेंस सिर्फ CHO के लिए उन्होंने लेटर निकाला है उसके लिए देने आए हैं। मतलब सेंटर पे 4 अन्य अधिकारी भी हैं, जैसे कि सुपरवाइज़र, ANM और MPW और आशा, है ना। सभी के लिए रूल्स बराबर होना चाहिए। वहाँ पर हम लोग फील्ड वर्कर भी मतलब फील्ड पे भी वर्क करते हैं, तो वहाँ पे नेटवर्क इशू रहता है, कहीं कहीं नेटवर्क ही नहीं रहता है, तो वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है मतलब सार्थक अटेंडेंस आज आप लोग अवकाश पर हैं, तो ऐसे में किस तरीके की दिक्कत खड़ी होगी स्वास्थ्य केंद्रों पर? पेमेंट करने का लेटर निकल सकते हैं हम लोगों के लिए, कारण बताओ। नहीं, जैसे आप छुट्टी पे अवकाश पे हैं, तो ऐसे में किन लोगों को नुकसान होगा? स्वास्थ्य विभाग जो भी हमारे मतलब पेशेंट हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल प्रभावित होते हैं, क्योंकि डेली 15 से 20 मतलब OPD तो आते ही हैं। और NC क्लिनिक हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें हर एक जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं, बच्चे रहते हैं, न्यूबॉर्न, उनको भी हम लोग विजिट करते हैं। आपको किस प्रकार का डर है? जैसे क्या परेशानी आ सकती है आपको? हम लोग परेशान दिक्कत मतलब यहाँ से कुछ है कार्रवाई हो सकती है क्या? हाँ, कार्रवाई बिल्कुल हो सकती है। पेमेंट करने का लेटर और धमकियाँ मिल सकती हैं, कारण बताओ नोटिस मिलेंगे कि नहीं तुमको करना ही है। और हर चीज़ के लिए सिर्फ हम लोगों को ही टारगेट करते हैं, शुरू से लेके अभी तक हम लोग को ऑलरेडी सभी स्टाफ से बढ़ के हम लोगों को काम मिले हैं। बहुत सारे पोर्टल दिए हुए हैं, अनमोल पोर्टल हो गया, NCD हो गया, और जो TB की जो भी एंट्रियाँ रहती हैं वो भी हम लोग सारे करते हैं। मेडिसिन इंडेन भी हम ही लोग करते हैं। मतलब बहुत सारे काम है हम लोगों के जो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसके अलावा हम लोग पे सारा उस काम के अलावा भी अधिकारियों का दबाव भी सिर्फ हम ही लोग सहन करते हैं, बाकी अन्य अधिकारियों को ये लोग कुछ नहीं बोलते, सिर्फ CHO वही हर चीज़।
आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।